तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम इंडोनेशिया से लेकर दिल्ली पहुंच गई है और एयरपोर्ट से छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई के हेडक्वार्टर में ले जाया गया है, जहां पर अब सीबीआई की टीम डॉन से पूछताछ करेगी। छोटा राजन की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने एक ही नंबर की 2 गाड़ियों को अलग अलग काफिले में रखा, ताकि ये पता नहीं चल सके कि राजन किस गाड़ी में है। छोटा राजन तकरीबन 22 साल बाद कानून की गिरफ्त में आया है। उस पर मुंबई में तकरीबन 75 मामले दर्ज हैं, जबकि दिल्ली में 7। दिल्ली और मुंबई पुलिस ने सारे मामले आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिए हैं। आपको बता दें कि छोटा राजन को इंडोनेशिया में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद भारत की मांग पर उसे भारत को सौंपा गया। छोटा राजन की सुरक्षा को देखते हुए सीबीआई मुख्यालय पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके को बैरिकेड से घेर लिया गया है। छोटा राजन सीबीआई के शिकंजे में है। इस वक्त सीबीआई दफ्तर के ठीक बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीबीआई दफ्तर यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके पहले ही रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी भी आम शख्स को उस दफ्तर तक जाने की या फिर इस रास्ते पर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुरक्षा का एक छोटी सी तस्वीर है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब रात में 2:30 बजे दिल्ली स्पेशल टीम और साथ ही सीबीआई की टीम जब एयरपोर्ट पे पहुंची थी, तो वहीं से सुरक्षा की तैयारियां करनी शुरू कर दी गई थी। 2 एम्बेसडर गाड़ी मंगाई गई, जिसका नंबर एक ही था। जब 6:15 बजे के आसपास जब छोटा राजन यहाँ पर पहुंचा, उसके पहले जब एयरपोर्ट से गाड़ियां निकली, तो एक डमी के तौर पर पुलिस ने एक गाड़ी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जो दफ्तर है लोधी रोड पर, वहां पर भेजा और एक गाड़ी जिसमें छोटा राजन मौजूद था, एक एम्बेसडर गाड़ी जिसके अंदर छोटा राजन बैठा हुआ था, उसको लेकर सीबीआई की टीम इस दफ्तर में पहुंची। यानी पूरी तरह से इस बात को गुप्त रखा गया कि छोटा राजन को कहां पर ले जाया जाएगा। इसके पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीबीआई दफ्तर के बाहर और साथ ही स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए थे। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि कोई भी ये न जान पाए कि आखिरकार उसे कहां ले जाया जाएगा, कहां उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन आखिरकार तकरीबन 5:45 बजे से लेकर 6:15 बजे के बीच तकरीबन जो 20 से 25 मिनट का जो पूरा फासला था, उसको तय करते हुए सीबीआई की टीम सुरक्षा के साथ साथ छोटा राजन को इस दफ्तर में लेके आई है। पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू की जाएगी। वो सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार छोटा राजन का नेटवर्क कितना बड़ा है, कौन कौन लोग हैं उसके नेटवर्क में जो उसके लिए काम करते हैं, उसे फंडिंग कहां से मिलती है। इसके अलावा तमाम उस पर जो मामले दर्ज किए गए हैं उनकी भी पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि छोटा राजन के सीने में जो राज दफन है वो निकल के आएगा और मुमकिन है कि कुछ लोग के नए नाम सामने भी आ सकते हैं, कुछ लोग की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं इस पूरे मामले में। साथ ही छोटा राजन के सेहत की अगर हम बात करें तो उसको आज डायलिसिस के लिए जाना है। उसकी सेहत भी पहले से ठीक नहीं है, लिहाजा इन तमाम चीज़ों को लेकर सीबीआई की जो टीम है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये तय करेगी कि क्या कुछ आगे की उनकी रणनीति रहेगी। लेकिन ये तो तय है कि पूछताछ के बाद कई गिरफ्तारियां भी होंगी। छोटा राजन के जो कई गुर्गे हैं वो भी अब पुलिस की शिकंजे में आएंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह का, जो कि इस खबर पर हमें ज्यादा अपडेट दे सकते हैं। रवि, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस वक्त छोटा राजन क्या है, वहां पे क्या गतिविधियां हो रही हैं, अब तक क्या जानकारी आपको मिल पाई है, आज के दिन का क्या कार्यक्रम रह सकता है? देखिए, करीब 2.25 घंटे पहले छोटा राजन को सीबीआई हेडक्वार्टर लाया गया। सीबीआई हेडक्वार्टर पर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि इस जगह पर जो सुरक्षा व्यवस्था के बहुत ही कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 500 मीटर की दूरी पर मीडिया को रखा गया है और कोई भी आदमी, कोई भी शख्स सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास तक नहीं फटक सकता। 3 लेयर की जो सिक्योरिटी रखी है। फिलहाल ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि सीबीआई के जो स्पेशल जज हैं वो भी आ सकते हैं सीबीआई के हेडक्वार्टर में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उसकी सेहत को लेकर कि उसको किडनी की प्रॉब्लम है, उसका भी ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। फिलहाल जो सीबीआई की टीम उसके साथ में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दाऊद की तरफ से जो है थ्रेट आया था छोटा राजन को मारने को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा इसमें सीक्रेट रखा गया था कि छोटा राजन को जब एयरपोर्ट से लाया जा रहा था तो 2 एम्बेसडर कारें व्हाइट कलर की थी और जिसमें एक ही नंबर की कारें थी। अब सीबीआई हेडक्वार्टर उसको ले जाया जाएगा या फिर स्पेशल सेल के दिल्ली पुलिस की जो हेडक्वार्टर है लोधी रोड, उसमें लेकर असमंजस था। लेकिन
आखिरकार सीबीआई हेडक्वार्टर उसको लेके आया गया है। 2.25 घंटे का वक्त हो चुका है जब यहाँ पर अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनके साथ में वो छोटा राजन है, और फिलहाल उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके बाद फिर हो सकता है कि स्पेशल जज यहाँ पर आए और इस तो तमाम जो जांच पड़ताल है। हालांकि जो 7 केसेस हैं दिल्ली पुलिस के साथ में रजिस्टर्ड हैं, हालांकि 70 से ज़्यादा केसेस हैं जो मुंबई पुलिस के पास रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 20 मर्डर के केसेस हैं, उसके खिलाफ 20 जो मकोका के केसेस हैं। फिलहाल सब जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र पुलिस या दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। सीबीआई इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी। तो रवि, हमें स्पष्ट रूप से ये भी समझा दीजिए, कुल मिलाकर 75 मामले अभी छोटा राजन के खिलाफ आ रहे हैं। पहले जैसे अटकलें थी कि यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया जाएगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस बात का ऐलान कर चुके तो राज्य थे कि तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं आंतर रोड जेल में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस को यहाँ पे तमाम केसेस सीबीआई को अभी सौंपे जाने बाकी हैं। क्या सारे केसेस सौंपे जा चुके हैं? कोर्ट में जब आज पेश किया जाएगा या आगे जब सीबीआई कार्रवाई करेगी तो सभी केसेस को क्लब कर कार्रवाई करेगी, या फिर अभी सिर्फ दिल्ली की केसेस को लेकर सुनवाई होगी? इसके बारे में स्पष्ट रूप से जरा समझा दीजिए। देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो 7 मामले छोटा राजन के खिलाफ दर्ज हैं वो सीबीआई को सौंपे जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था कि जो 70 से ज़्यादा केसेस उसके खिलाफ मुंबई में दर्ज है, महाराष्ट्र में दर्ज हैं, वो हैंडओवर होने हैं। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि ये सारे जो केसेस हैं वो क्लब होके फिर इसके बाद कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का और महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि इस पूरे मामले पर सीबीआई एक्सपर्ट है। ये क्योंकि छोटा राजन के खिलाफ तमाम ऐसे केसेस हैं, चाहे वो फिरौती को लेकर है, मर्डर को लेकर हो, तमाम मकोका का मामला है, तो तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें सीबीआई अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर सकती है। तो यही जो सूत्र बता रहे हैं कि सारे केसेस जो क्लब करके उसके बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। बिल्कुल, तो अभी 70 और मामले ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र की तरफ से सीबीआई को सौंपे जाने बाकी हैं और कोर्ट में आज पेशी होगी छोटा राजन की। और यहाँ पे तमाम अपडेट के लिए लगातार रवि आपसे हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि छोटा राजन से जुड़े सारे मामले मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को सौंपे हैं। हालांकि अब तक जो अपडेट मिल पाया उसमें 70 मामले अभी मुंबई की तरफ से सीबीआई को सौंपे जाने बाकी हैं। ऐसे में अब ये साफ है कि छोटा राजन से पूछताछ और आगे की कार्रवाई सिर्फ एक ही एजेंसी यानी कि सीबीआई करेगी। ये अटकलें इसलिए थीं क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया जाएगा छोटा राजन को और वहां पर केसों की सुनवाई होगी। सवाल लेकिन अभी भी बरकरार है कि छोटा राजन क्या यहाँ पर तुक्के से पकड़ा गया है या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे गिरफ्तार दिखाया गया है ताकि उसके सारे जो दाव तक पहुंचने की कोशिश है वो पूरी हो सके। मैं धरती माँ पे जा रहा हूँ, धरती माँ के पास जा रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मैं जा रहा हूँ। छोटा राजन वाकई खुश है या वो जानबूझकर खुद को खुश दिखाना चाहता है? इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होने के 11 दिन बाद भारत लाए जाते वक्त छोटा राजन ने कहा कि वो अपने वतन जा रहा है। ये वही राजन है जिसने गिरफ्तारी के ठीक बाद पुलिस वाले को खरीदने की कोशिश की और जिम्बाब्वे जाने देने की इजाजत मांगी। ये वही राजन है जो लगातार भारत में अपनी जान पर खतरा बताता रहा, लेकिन जब भारी भरकम सुरक्षा के बीच उसे डेम्पासार पुलिस स्टेशन से एयरपोर्ट लाया जा रहा था तब वो बेहद खुश था। मैं धरती माँ पे जा रहा हूँ, धरती माँ के पास जा रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मैं जा रहा हूँ। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर 27 अक्टूबर की है जब राजन को बाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस वक्त छोटा राजन की सुरक्षा बेहद कम थी। शायद तब तक बाली पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने किस शख्स को गिरफ्तार किया है। लेकिन जैसे ही भारतीय एजेंसियों ने छोटा राजन की वापसी के लिए संपर्क किया और उसका परिचय दिया, बाली पुलिस के अफसर अलर्ट हो गए। यही वजह है कि डेम्पासार पुलिस स्टेशन से बाली एयरपोर्ट ले जाते वक्त छोटा राजन को कमांडो दस्ते की कड़ी निगरानी में रखा गया। सवाल ये कि क्या छोटा राजन भारत आकर सुरक्षा एजेंसियों के सामने कोई बड़ा खुलासा करेगा? क्या छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लड़ाई में कारगर हथियार बन पाएगा? ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि छोटा राजन के शिकंजे में आने के साथ ही उसके जाने दुश्मन दाऊद की नींद हराम हो चुकी है। पाकिस्तान में दाऊद के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी फौज के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं
कि छोटा राजन के पास दाऊद के कुछ ऐसे राज हैं जो उसे मुश्किल में डाल सकते हैं। छोटा राजन ने बाली में कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में है और आईएसआई ने उसे बचा कर रखा है। कौन छुपा रहा राजन, कौन छुपा रहा उसको? आईएसआई छुपा रहे। खतरा छोटा राजन पर भी कम नहीं है। दाऊद और उसके गुर्गे राजन के खून के प्यासे हैं। दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील ने छोटा राजन को मारने की कसम खाई है। छोटा शकील ने साफ कहा कि जब तक छोटा राजन जिंदा है वो चैन से नहीं बैठेगा और राजन कहीं भी हो उसको ढूंढकर मार डालेगा। शकील बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? जी भाई। अरे ये नाना किधर छुपा हुआ है आजकल? भाई मेरे को मालूम नहीं भाई। वो हमको गलत बता के खुद को बड़ा देशभक्त बताता है। लास्ट टाइम भी वो थोड़े से के लिए बच गया, लेकिन इस बार वो पक्का नहीं बचेगा। तो सिर्फ इतना बता दे कि वो कहाँ छुपा हुआ है। तो सिर्फ एक बार मदद कर। तुझे क्या चाहिए तू बोल। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे नहीं मालूम कि नाना किधर है। देख, तेरा फायदा इस साइड आने में ही है। नाना तो ऐसे ही यहाँ से वहाँ भागता रहेगा। तू हमको मदद करेगा तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। यहाँ तक कि राजन को खुद भारत में डर सता रहा है। उसे मालूम है कि मुंबई में उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। साथ ही साथ उसने मुंबई पुलिस से भी खुद को खतरा बताया। मैं पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो वो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। कुछ लोग खुद पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां छोटा राजन की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर रही। सूत्रों के मुताबिक अगर राजन को मुंबई ले जाना पड़ा तो उसे ऑर्थर रोड जेल की उसी अंडा सेल में रखा जा सकता है जिसमें 26/11 हमले के जिंदा आतंकी आमिर अजमल कसाब को रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम इंडोनेशिया से लेकर दिल्ली पहुंची है। एयरपोर्ट से छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई के हेडक्वार्टर में ले जाया गया, जहां पर अब सीबीआई की टीम डॉन से पूछताछ करेगी। छोटा राजन की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने एक ही नंबर की 2 गाड़ियों को अलग अलग काफिले में रखा ताकि ये पता नहीं चल सके कि राजन किस गाड़ी में है। छोटा राजन तकरीबन 22 साल बाद कानून की गिरफ्त में है और उस पर मुंबई में तकरीबन 75 मामले दर्ज हैं, जबकि दिल्ली में 7। दिल्ली और मुंबई पुलिस ने सारे मामले आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपे हैं। आपको बता दें कि छोटा राजन को इंडोनेशिया में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद भारत की मांग पर उसे भारत को सौंपा गया। छोटा राजन की सुरक्षा को देखते हुए सीबीआई मुख्यालय पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी की गई और पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह का। रवि, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 75 में से अभी 70 मामले सौंपे जाने बाकी हैं मुंबई पुलिस की तरफ से सीबीआई को। खबरें ये आ रही थी कि जब तक ये मामले सौंपे नहीं जाते सीबीआई को, तब तक दिल्ली की जो स्पेशल सेल है वो छोटा राजन को अपनी हिरासत में रखेगा। हालांकि इस वक्त आप बता रहे हैं कि छोटा राजन सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में है। जरा आप तफसील से बताइए कि इस वक्त क्या व्यवस्था की गई है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस बात को लेकर जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंफ्यूजन था कि सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा छोटा राजन को या फिर लोधी रोड पर जो दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है वहां के दफ्तर पर ले जाया जाएगा। लेकिन जो 2 एम्बेसडर का इस्तेमाल किया गया, एक स्पेशल सेल के दफ्तर गया, एक जो है सीबीआई हेडक्वार्टर। लेकिन यहाँ पर सीबीआई हेडक्वार्टर उसको लेके आया गया छोटा राजन को। उसके साथ में सीबीआई की टीम मौजूद है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से सारे जो केसेस हैं 7 वो ट्रांसफर हो चुके हैं सीबीआई को, क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ से भी वहां की जो सरकार ने ये कहा था कि सीबीआई ऐसे मामलों को अच्छी तरीके से हैंडल करती है। ऐसे में सारे जो केसेस हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में छोटा राजन के खिलाफ, चाहे मर्डर को हो चाहे मकोका को, तमाम ऐसे जो मामले हैं वो जो है सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था। तो ऐसे में सीबीआई इस पूरे मामले को हैंडल करेगी और ये एक ऐसी एजेंसी होगी जो पूरे इस मामले को छोटा राजन से हैंडल करेगी और पूछताछ करेगी। राजेंद्र सदाशिव निखलजे, जी हां, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इस वक्त कड़े पहरे के बीच दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में है। सूत्रों का कहना है कि छोटा राजन से कोई पूछताछ नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि छोटा राजन को खतरे को देखते हुए यहाँ पे स्पेशल जज सीबीआई हेडक्वार्टर आ सकते हैं। बता दें कि इससे पहले छोटा राजन को सुबह 6 बजे सीबीआई की टीम इंडोनेशिया से लेकर दिल्ली पहुंची थी। एयरपोर्ट से छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई के हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां पर अब सीबीआई की टीम डॉन से पूछताछ करेगी।
छोटा राजन की सुरक्षा को देखते हुए एजेंसियों ने एक ही नंबर की 2 गाड़ियों को अलग अलग काफिले में रखा ताकि ये ना पता चल सके कि छोटा राजन किस गाड़ी में है। छोटा राजन तकरीबन 22 साल बाद कानून की गिरफ्त में आया है। उस पर मुंबई में तकरीबन 75 मामले दर्ज हैं, जबकि दिल्ली में 7। दिल्ली मुंबई पुलिस ने सारे मामले आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने की बात कही है। कई मामले सौंपे जा भी चुके हैं। आपको बता दें कि छोटा राजन को इंडोनेशिया में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद भारत की मांग पर उसे भारत को सौंपा गया। छोटा राजन की सुरक्षा को देखते हुए सीबीआई मुख्यालय पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। अब वो देखते हैं, पहले तो उनको देखना पड़ेगा पोजीशन क्या उन केसेस की, कितनी दम है, कितने लोग विटनेसेस हैं, कितने मारे जा चुके हैं। फिर इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस सुनने पड़ेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ इसको लाने का फ़ायदा यही है कि एसोसिएट था दाऊद का कितना बताता है, यानी कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे भी दे जिससे कि उसकी मदद हो सके पकड़ने में, जिसको माफ़ भी किया जा सकता है। और सीबीआई हेडक्वार्टर से ज्यादा बता रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन पहुंच चुका है दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय में, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। अब बकायदा उसे आज सुबह में तकरीबन 5:30 बजे वो लाया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं सीबीआई मुख्यालय के ठीक बाहर में यहां पे सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। यहां पे बकायदा 3 स्तर का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पे बढ़ाया गया है, और जिसमें कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ के अतिरिक्त जो बटालियन है उसको भी तैनात किया गया है, जिससे कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की जाए। किसी भी लोगों को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं दी गई है, और बाकायदा जो सीबीआई के अधिकारी हैं उससे जांच पड़ताल करने के बाद ही उसके अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह से बाकायदा हम सारे छोटा राजन को सुबह में आज लाया गया, उसके बाद स्पेशल सेल की टीम साथ में आई थी, और स्पेशल सेल की टीम के साथ साथ में गृह मंत्रालय की भी और सीबीआई की टीम भी बाकायदा उसे लेने के लिए एयरपोर्ट गई थी, और उसको एयरपोर्ट से लाने के बाद उसको सीबीआई मुख्यालय लाया गया, जहां पे उससे बाकायदा मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। और सबसे पहले आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, और वहां से उसको बाकायदा रिमांड मांगा जाएगा, और रिमांड में लेने के बाद इसी जगह पे उससे बाकायदा पूछताछ किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शशि के साथ शंकर आनंद, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस इस बात से नाराज है कि छोटा राजन मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, उसे मुंबई पुलिस के हवाले नहीं किया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जितने भी बड़े केस छोटा राजन पर हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें पत्रकार जेडे की हत्या का मामला भी शामिल है। बता दें कि शीना बोरा हत्याकांड के बाद ये दूसरा बड़ा मामला है जिसे मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा गया। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते निशात शमसी का। निशात, क्या खबर? अब देखिए ये दूसरा ऐसा मामला है जहां पर सीधे मुंबई पुलिस से कोई बड़ा मामला लेकर सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, और इसे देखते हुए मुंबई पुलिस में काफी नाराजगी है। उनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच में सीबीआई को पूरी तरह जो असिस्टेंस है वो मुंबई पुलिस से ही लेना होगा, और इससे पहले कई ऐसे हाई प्रोफाइल बड़े मामले हैं जो पहले ही मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, और ऐसे में इस तरह से राजन के इस मामले को लेकर सीबीआई में देना सरासर गलत है। चूंकि उनका कहना है कि ये दूसरा ऐसा मामला है तीसरे महीने के अंदर जब किसी बड़े मामले को जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसको इस तरह से अचानक लेकर सीबीआई के हवाले किया गया है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से सरकार इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, इससे पूरी पुलिस फोर्स में एक हताशा का माहौल है। उनको लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं काफी डीमोरलाइज फील कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में तकरीबन 75 ऐसे मामले हैं जो राजन के खिलाफ दर्ज हैं, और इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने पहले से ही अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। हर मामले का अलग से डोजियर, अलग से इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाकर रखा गया था ताकि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है सही दिशा में हो सके। लेकिन कल देर शाम अचानक मुंबई पुलिस कमिश्नर और एसीएस होम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, और उसमें इस बात को अनाउंस कर दिया कि अभी मुंबई पुलिस किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। तो अब मुंबई पुलिस के जो आला अफसर है ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो छोटे मोटे मामले हैं क्या उसके लिए भी सीबीआई खुद से आकर मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्या मुंबई पुलिस का कोई भी असिस्टेंस उनको नहीं लगेगा? क्योंकि अंडरवर्ल्ड को जितना बेहतर से मुंबई पुलिस जानती है, शायद दूसरी किसी पुलिस फोर्स के पास उतनी जानकारी है, और सीबीआई इस मामले में भले ही नोडल एजेंसी हो सकती है, लेकिन इस पूरे तफ्तीश में बिना मुंबई पुलिस की मदद के कोई भी तफ्तीश को आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन फिलहाल जांच सीबीआई के हाथ में। जानकारी के लिए निशात आपका शुक्रिया।
छोटा राजन से जुड़े सारे मामले मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने अब सीबीआई को सौंपे हैं। जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इन मामलों के सौंपे जाने को लेकर मुंबई पुलिस अब नाराज है। ऐसे में अब ये तो साफ है कि छोटा राजन से पूछताछ और आगे की कार्रवाई सिर्फ एक ही एजेंसी करेगी, यानी कि सीबीआई। लेकिन एक सवाल ये भी बरकरार है कि आखिर छोटा राजन क्या तुक्के से पकड़ा गया है या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे गिरफ्तार दिखाया गया है ताकि उसके सहारे तब तक पहुंचने की कोशिश तेज हो सके। धरती माँ पे जा रहा हूँ, धरती माँ के पास जा रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मैं जा रहा हूँ। छोटा राजन वाकई खुश है या वो जानबूझकर खुद को खुश दिखाना चाहता है? इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होने के 11 दिन बाद भारत लाए जाते वक्त छोटा राजन ने कहा कि वो अपने वतन जा रहा है। ये वही राजन है जिसने गिरफ्तारी के ठीक बाद पुलिस वाले को खरीदने की कोशिश की और जिम्बाब्वे जाने देने की इजाजत मांगी। ये वही राजन है जो लगातार भारत में अपनी जान पर खतरा बताता रहा, लेकिन जब भारी भरकम सुरक्षा के बीच उसे डेम्पासार पुलिस स्टेशन से एयरपोर्ट लाया जा रहा था, तब वो बेहद खुश था। मैं धरती माँ पे जा रहा हूँ, धरती माँ के पास जा रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मैं जा रहा हूँ। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर 27 अक्टूबर की है, जब राजन को बाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस वक्त छोटा राजन की सुरक्षा बेहद कम थी। शायद तब तक बाली पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने किस शख्स को गिरफ्तार किया है। लेकिन जैसे ही भारतीय एजेंसियों ने छोटा राजन की वापसी के लिए संपर्क किया और उसका परिचय दिया, बाली पुलिस के अफसर अलर्ट हो गए। यही वजह है कि डेम्पासार पुलिस स्टेशन से बाली एयरपोर्ट ले जाते वक्त छोटा राजन को कमांडो दस्ते की कड़ी निगरानी में रखा गया। सवाल ये कि क्या छोटा राजन भारत आकर सुरक्षा एजेंसियों के सामने कोई बड़ा खुलासा करेगा? क्या छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लड़ाई में कारगर हथियार बन पाएगा? ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि छोटा राजन के शिकंजे में आने के साथ ही उसके जाने दुश्मन दाऊद की नींद हराम हो चुकी है। पाकिस्तान में दाऊद के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी फौज के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटा राजन के पास दाऊद के कुछ ऐसे राज हैं जो उसे मुश्किल में डाल सकते हैं? छोटा राजन ने बाली में कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में है और आईएसआई ने उसे बचा कर रखा है। कौन छुपा रहा राजन? कौन छुपा रहा? आईएसआई छुपा रहे। खतरा छोटा राजन पर भी कम नहीं। दाऊद और उसके गुर्गे राजन के खून के प्यासे हैं। दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील ने छोटा राजन को मारने की कसम खाई है। छोटा शकील ने साफ कहा कि जब तक छोटा राजन जिंदा है वो चैन से नहीं बैठेगा और राजन कहीं भी हो उसको ढूंढकर मार डालेगा। शकील बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? जी भाई। अरे ये नाना किधर छुपा हुआ है आजकल? भाई मेरे को मालूम नहीं भाई। वो हमको गलत बता के खुद को बड़ा देशभक्त बताता है। लास्ट टाइम भी वो थोड़े से के लिए बच गया, लेकिन इस बार वो पक्का नहीं बचेगा। तो सिर्फ इतना बता दे कि वो कहाँ छुपा हुआ है। तो सिर्फ एक बार मदद कर। तुझे क्या चाहिए तू बोल। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे नहीं मालूम कि नाना किधर है। देख, तेरा फायदा इस साइड आने में ही है। नाना तो ऐसे ही यहाँ से वहाँ भागता रहेगा। तू हमको मदद करेगा तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। यहाँ तक कि राजन को खुद भारत में डर सता रहा है। उसे मालूम है कि मुंबई में उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। साथ ही साथ उसने मुंबई पुलिस से भी खुद को खतरा बताया है। पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां छोटा राजन की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर रही। सूत्रों के मुताबिक अगर राजन को मुंबई ले जाना पड़ा तो उसे ऑर्थर रोड जेल की उसी अंडा सेल में रखा जा सकता है जिसमें 26/11 हमले के जिंदा आतंकी आमिर अजमल कसाब को रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं छोटा राजन पर, जहां पे छोटा राजन को इस वक्त दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में रखा गया है कड़ी सुरक्षा के बीच। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह का, जो कि सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अब तक क्या अपडेट आपके हाथ लगा?
देखिए 10 बजे के आसपास सीबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, तो 10 बजे उम्मीद है कि 10 बजे ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। एम्स की एक टीम पहुंचेगी जिसमें, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम है छोटा राजन को, तो उसका मेडिकल चेकअप होगा। 11:30 बजे के आसपास स्पेशल मजिस्ट्रेट आएंगे, क्योंकि पहले खबर आई थी कि इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मसला है, ऐसे में स्पेशल मजिस्ट्रेट यहां पर आएंगे और उनकी मौजूदगी में कहीं न कहीं उसके जो मामले हैं सारे, जो चाहे मुंबई महाराष्ट्र के हो चाहे दिल्ली के हो, जो 7 केसेस हैं वो सामने रखे जाएंगे। तो ये अभी तक अपडेट है छोटा राजन के मामले में। बिल्कुल रवि, तो यहाँ पे कोई नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, किडनी के डॉक्टर होंगे जो कि पहुंचेंगे छोटा राजन के चेकअप के लिए। खबरें तो ये भी आ रही थी कि शायद हो सकता है छोटा राजन का किडनी का इलाज भी यहाँ पर कराया जाए। क्या उसके मुताल्लिक कुछ और विस्तार से जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, काफी पहले से लंबे समय से उसको किडनी की प्रॉब्लम है। ऐसे में किडनी एक्सपर्ट आ रहे हैं जो एम्स के डॉक्टर होंगे, तो सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, उसका इलाज कराया जाएगा और आगे जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर स्पेशल जो मजिस्ट्रेट आ रहे हैं 11:30 बजे, उसके बाद छोटा राजन से पूछताछ की जाएगी, लेकिन सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। बिल्कुल रवि, मुंबई से भी अभी खबर आई थी कि मुंबई पुलिस इस बात से नाराज है कि छोटा राजन को मुंबई पुलिस को सौंपा नहीं गया। 2 कारण यहाँ पे देखे गए थे रवि अब तक। पहला तो ये, जब छोटा राजन ने कह दिया कि उसको मुंबई पुलिस में भी होने का खतरा है, उस मुंबई पुलिस की हिरासत में रहने का खतरा है, क्योंकि हो सकता है वहां पर मौजूद कुछ लोगों से नुकसान पहुंचाए दाऊद की बिना पर। दूसरा ये माना जा रहा है कि सीबीआई ट्रांसनेशनल केसेस में एक्सपर्ट मानी जाती है, इसलिए सीबीआई को ये केस सौंपे गए। ऐसे में सीबीआई को अपनी तरफ से तैयारी पूरी पुख्ता करनी होगी और मुंबई पुलिस की मदद के बिना ये संभव जाहिर तौर पर नहीं होगा। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा राजन को इसलिए मुंबई में रहने का खतरा था क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र जो गैंगस्टर का हब रहा है और वहां पर कहीं न कहीं दाऊद का उसको निश्चित तौर पर खतरा रहा है। जिस तरीके से दाऊद की तरफ से कई बार थ्रेट उसको मिल चुकी है, ऐसे में दिल्ली में वो खुद को जो है ज्यादा महफूज और ज्यादा सेफ महसूस करेगा, क्योंकि दिल्ली में उतना ज्यादा दाऊद का खतरा नहीं होगा। और यही वजह है कि सीबीआई और उसके आसपास में बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। डमी का इस्तेमाल किया गया है। 2-2 एम्बेसडर कार जो सेम नंबर प्लेट की वहां से पालाम एयरपोर्ट से यहाँ पर लाया गया। ये लोगों को मीडिया को भी कहीं न कहीं ये भनक तक नहीं लगी कि वो सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहा है या फिर स्पेशल सेल के दफ्तर जा रहा है। तो ऐसे में पूरी तरीके से निगरानी के साथ में और जहां जहां पे जरूरत पड़ रही है वो उसको सेफ रखा जा रहा है और सब चीजों को लेकर गुप्त रखा जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर दिल्ली में उसके साथ में पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, जानकारी के लिए रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो सीबीआई हेडक्वार्टर से सीधे जुड़े रहे हैं हमारे साथ रवि सिंह, हमारे सहयोगी, जो कि बता रहे हैं अब तक का अपडेट ये है कि हो सकता है 10 बजे सीबीआई की टीम यहाँ पे मुखातिब हो, सार्वजनिक रूप से कोई बात सामने रखे। 11 बजे सीबीआई के हेडक्वार्टर में डॉक्टरों की एक टीम पहुंचेगी जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, क्योंकि किडनी की समस्या है छोटा राजन को। और आज संभवतः कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि मजिस्ट्रेट खुद सुरक्षा के कारणों की वजह से सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचे कार्रवाई के लिए। आज की सबसे बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इस वक्त कड़े पहरे में दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में है। सूत्रों का कहना है कि आज छोटा राजन से कोई पूछताछ नहीं होगी। एम्स के डॉक्टरों की टीम 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर में छोटा राजन की मेडिकल जांच के लिए पहुंचेगी। सुबह 11:30 बजे करीब सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और सूत्र बताते हैं आगे कि राजन को अगर वकील नहीं मिला तो सरकार उसे कानूनी मदद मुहैया कराएगी। आपको बता दें कि छोटा राजन को सुबह 6 बजे सीबीआई की टीम इंडोनेशिया से लेकर दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई के हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां पर अब सीबीआई की टीम डॉन से पूछताछ करेगी। छोटा राजन की सुरक्षा को देखते हुए एजेंसियों ने एक ही नंबर की 2 गाड़ियों को अलग अलग काफिले में रखा, ताकि ये नहीं पता चल सके कि राजन किस गाड़ी में है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि छोटा राजन की सुरक्षा के मद्देनजर उसका एक हमशक्ल भी हायर किया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसा मीडिया और हमले के खतरों से बचने के लिए किया गया है। बता दें कि छोटा राजन तकरीबन 22 साल बाद कानून की गिरफ्त में आया है। उस पर मुंबई में तकरीबन 75 मामले दर्ज हैं, जबकि दिल्ली में 7 मामले। दिल्ली और मुंबई पुलिस ने सारे मामले अब आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपे हैं। आपको बता दें कि छोटा राजन को इंडोनेशिया में बाली एयरपोर्ट से इंटरपोल ने गिरफ्तार किया था। अब वो देखते हैं, पहले तो उनको देखना पड़ेगा पोजीशन क्या उनके केसेस की, कितनी दम है, कितने लोग विटनेसेस हैं, कितने मारे जा चुके हैं,
फिर इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस सुनने पड़ेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ इसको लाने का फ़ायदा यही है कि एसोसिएट था दाऊद का कितना बताता है, यानी कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे भी दे जिससे कि उसकी मदद हो सके पकड़ने में, तो इसको माफ़ भी किया जा सकता है। और सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस इस बात से नाराज है कि छोटा राजन मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और उसे मुंबई पुलिस के हवाले नहीं किया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जितने भी बड़े केस छोटा राजन पर हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें पत्रकार जेडे की हत्या का मामला भी शामिल है। बता दें कि शीनापुरा हत्याकांड के बाद ये दूसरा बड़ा मामला है जिसे मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा गया। के पास बहुत काम है और आपको याद होगा कुछ पिछले साल में सीबीआई ने एक एफिडेविट दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक इंक्वायरी के बारे में, और सीरियसली कहा था कि हमारे पास में मैन पावर का शॉर्टेज है, मैन पावर का शॉर्टेज है और सीबीआई के पास सब एकदम ये इलाइट एजेंसी है और इनके पास में जितने भी केसेस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस है कि जो गवर्नमेंट स्पेशली ऑर्डर करती है और स्कैम्स वगैरह है, ये एकदम मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, तो ऐसे केसेस उनको दिए जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्शन देते हैं कि ये केस में सीबीआई ने इंक्वायरी करना चाहिए। ये पेटी मर्डर केसेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस ये सीबीआई का काम नहीं है ये। और दाऊद और छोटा राजन आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन एक समय था जब दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों कभी एक दूसरे के लिए जान की बाजी भी लगाते थे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छोटा राजन की गिरफ्तारी से दाऊद तक पहुंचने का क्या रास्ता आसान होगा, क्या कई ऐसे राज खुल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। आगे इन दोनों की कहानी आपको बताते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि दोनों जानी दुश्मन बन गए। देखिए छोटा राजन और दाऊद के रिश्ते की ये रिपोर्ट। राजेंद्र सदाशिव निखलजे यानी छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम को टक्कर देने वाले इस डॉन का जन्म 1956 में मुंबई के पूर्वी उपनगर चेंबूर में एक मध्यम वर्गीय दलित परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर निगम में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। राजेंद्र निखलजे बचपन से ही दादागिरी और बुरी संगत का शौकीन था। पढ़ने लिखने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए 12वीं जमात से आगे न पढ़ सका। वो दौर था जब मुंबई शहर में दादागिरी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा भाई जैसे दादा युवाओं के हीरो बन रहे थे। राजेंद्र निखलजे और छोटा राजन भी इन्हीं नामों से प्रेरित था और खुद भी दादागिरी के धंधे में कूद गए। उस वक्त चेंबूर और घाटकोपर इलाके में वर्दा भाई के सहायक और मिल मजदूर नेता रहे राजन नायर का सिक्का चलता था। उसी इलाके में राजेंद्र निखलजे भी गली कूचों में मारपीट और छोटे मोटे अपराध करके अपना नाम ऊंचा करने में जुटा था। यहीं से उसने सिनेमा हॉल के टिकट ब्लैक करना शुरू किया। वो दिलेर था और उसकी दिलेरी के किस्से इलाके में मशहूर होने लगे। यही किस्से बड़ा राजन के कानों तक भी जा पहुंचे। बस यहीं से छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड में एंट्री मिली। बड़ा राजन ने राजेंद्र निखलजे को अपने करीब रख लिया और उसे वर्दा भाई के साथ सोने की स्मगलिंग में लगा दिया। राजेंद्र निखलजे को चेंबूर और घाटकोपर में गिरोह के सामान्य कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। देखते ही देखते राजेंद्र निखलजे नाम का ये नौजवान बड़ा राजन का सबसे करीबी गुर्गा बन गया। गिरोह के दूसरे साथी उसे छोटा राजन के नाम से पुकारने लगे। 80 का दशक शुरू हुआ तो राजन गिरोह सुपारी लेकर हत्या करने के धंधे में आ गया। यही वो वक्त था जब मुंबई पुलिस की कार्रवाई में वर्दा भाई मारा गया। हाजी मस्तान और करीम लाला के सितारे भी गर्दिश में थे। ये वो दौर था जब हाजी मस्तान की सत्ता संभालने वाले दाऊद इब्राहिम की करीम लाला के वारिसों से जबरदस्त गैंगवार छिड़ी हुई थी। ऐसे में अपनी अलग सत्ता चला रहा बड़ा राजन गिरोह भी पठानों के खिलाफ गैंगवार में दाऊद के साथ मिल गया। लेकिन इस जंग में बड़ा राजन को अपनी जान गंवानी पड़ी। अपने गुरु बड़ा राजन की मौत के बाद छोटा राजन अपने लिए एक भरोसेमंद सहारे की तलाश में था। यहीं से वो दाऊद के करीब आया। दाऊद और छोटा राजन की दोस्ती गहरी होती गई और मुंबई अंडरवर्ल्ड में इन दोनों नामों को एक साथ लिया जाने लगा। बताया जाता है कि दोनों के बीच भावनात्मक रिश्ते काफी मजबूत थे। दरअसल छोटा राजन को अपनी बचपन के एक दोस्त से प्यार था। दाऊद ने उस लड़की को अपनी बहन बना लिया
और इन दोनों की शादी भी धूमधाम से कराई। छोटा राजन की पत्नी सुजाता दाऊद इब्राहिम को राखी बांधती थी। पत्नी और दोस्त के बीच बंधी पवित्र रिश्ते की इस डोर ने राजन और दाऊद को इतना करीब ला दिया कि 1988 में जब दाऊद को पुलिस के दबाव में दुबई भागना पड़ा तो उसने मुंबई में फैले अपने काले साम्राज्य का कमांडर छोटा राजन को ही बनाया। इसी दौरान मुंबई में एक और माफिया सरगना अरुण गवली सिर उठाने लगा था। उसके साथ अमर नाइक, दशरथ रोहड़े और तान्या कोली के गिरोह भी थे। इन गिरोहों का काम हफ्ता वसूली, अपहरण और ठेके पर हत्याएं करना था। दरअसल दाऊद के मुस्लिम होने की वजह से अरुण गवली और उसके साथी दाऊद के साथ छोटा राजन की जान के भी दुश्मन थे। इसी के चलते दोनों गिरोहों के बीच खूनी गैंगवार में कई दर्जन छोटे बड़े अपराधी मौत के घाट उतारे गए। 1992 आते आते छोटा राजन और दाऊद में भी मतभेद गहराने लगे। इसके पीछे कई कारण थे। दरअसल दाऊद जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह जरूर बन गया था, मगर एक डर उसे हमेशा सताता रहता था। वो था अपनों से गद्दारी का डर। उसे डर रहता था कि कहीं उसके अपने गुर्गे इतने ताकतवर न बन जाएं कि बाद में उसके लिए ही चुनौती खड़ी करनी है। इसी के चलते दाऊद एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने अधीन सभी गिरोहों को आपस में भिड़ा कर रखता था। अपनी इसी योजना के तहत दाऊद ने दुबई में बैठे मुंबई में शिवसेना पार्षद और गिरोहबाज बहादुर थापा की हत्या करवा दी। थापा छोटा राजन का करीबी था। छोटा राजन को भी ये जानकारी मिल गई कि थापा की हत्या में नेपाल में मौजूद दाऊद के शूटर सुनील सावंत उर्फ सौतिया का हाथ था। एक और ऐसी घटना हुई जिसने दाऊद और राजन के बीच खाई पैदा कर दी। हुआ यूं कि राजन के एक बेहद करीबी तैयब भाई को दाऊद के शूटर्स ने मार डाला। इन घटनाओं ने छोटा राजन को परेशान कर दिया और भाई से बात करने के लिए वो दुबई जा पहुंचा। दुबई में 18 मंजिली पॉल बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर डी कंपनी के आलीशान ऑफिस में दाऊद भाई से मुलाकात हुई। भाई ने उसे बताया कि तैयब की लापरवाही और मुखबिरी की वजह से उसके करोड़ों के माल से लदे जहाज कस्टम वालों ने पकड़ लिए। यहीं पर दाऊद ने राजन के सामने ऑफर रखा कि वो मुंबई छोड़कर दुबई में उसके काले धंधे संभाल ले, लेकिन छोटा राजन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वापस मुंबई लौट गया। दरअसल बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दाऊद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का करीबी हो गया। यही वो वक्त था जब दाऊद इब्राहिम ISI के इशारे पर मुंबई धमाकों की साजिश रच रहा था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए दाऊद को किसी मुस्लिम गुर्गे की जरूरत थी। इसीलिए उसने छोटा राजन को किनारे कर अबू सलेम और मेमन बंधुओं को गिरोह की कई जिम्मेदारियां दी। यहीं से छोटा राजन महसूस कर रहा था कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि खुद को किनारे किए जाने की दाऊद की रणनीति को वो समझ रहा था। लेकिन मुंबई धमाकों से पहले ही एक ऐसी घटना हो गई जिसने दाऊद और छोटा राजन के बीच दुश्मनी को हवा दे दी। छोटा राजन अपने साथियों की हत्याओं से बुरी तरह बौखला गया था। उसने बगावत का ऐलान कर दिया और दाऊद के करीबी समझे जाने वाले 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही छोटा राजन ने मुंबई समेत देश के दूसरे शहरों में फैले गुर्गों से कह दिया कि वो दाऊद के लिए नहीं बल्कि छोटा राजन के लिए काम करेंगे। बस यहीं से दो दोस्त बन गए एक दूसरे के जाने दुश्मन। इसके बाद दोनों गिरोहों में किस तरह छिड़ी खूनी जंग वो भी आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए IBN7 के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। तो बात यहाँ पर हो रही है दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बनते बिगड़ते रिश्तों की। दोनों के बीच दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन इसके बाद जब दुश्मनी शुरू हुई तो खूनी गैंगवार न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। छोटा राजन ने दाऊद के बेहद करीबी लोगों को चुन चुन कर मारा। बस यहीं से शुरू हुआ दाऊद के दिल में बदले का जुनून। मुंबई के हयात रिजेंसी होटल के सामने दाऊद के करीबी सावंत को गोलियों से भून दिया। इसी बीच दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर मुंबई ब्लास्ट को अंजाम दे दिया। इन हमलों के बाद 1 साल के लिए मुंबई शहर में अंडरवर्ल्ड की हरकतें पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन इसके बाद 2 साल के अंदर छोटा राजन के गुर्गों ने दाऊद इब्राहिम के 17 लोगों को चुन चुन कर मार डाला। गैंगवार में ताबड़तोड़ हत्याओं से दाऊद गिरोह कमजोर पड़ रहा था,
इसलिए दाऊद ने गिरोह को दोबारा खड़ा करने के लिए और मायानगरी में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए छोटा शकील को अपना सिपह सालार बना दिया। लेकिन छोटा राजन के साथी रोहित वर्मा और शूटर गुरु सौटम लगातार दाऊद गिरोह पर भारी पड़ते रहे। 1997 में उन्होंने बेंगलोर में दाऊद के गुर्गे वाहिद को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि वाहिद दाऊद की ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का डायरेक्टर था। उसकी हत्या से दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका लगा। दाऊद की कमर तोड़ने के लिए छोटा राजन ने यहीं पर बस नहीं की, उसके शूटरों ने नेपाल में बसे वहां के सांसद मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या भी कर दी। सांसद मिर्जा बेग न सिर्फ नेपाल में दाऊद गिरोह को पनाह देता था, बल्कि आईएसआई की आतंकवादी गतिविधियों और हथियार तस्करी का माध्यम भी वही था। एक के बाद एक अहम लोगों के कत्ल से दाऊद बौखला गया। इसी बीच छोटा राजन गिरोह ने मुंबई में दाऊद के गुर्गे पीलू खान की हत्या कर दी। इसके बाद दाऊद ने छोटा शकील को बदला लेने का हुक्म दिया। छोटा शकील ने पहले पीलू खान के हत्यारे मंगेश पवार को मौत के घाट उतारा और फिर छोटा राजन के फाइनेंसर और बिल्डर ओम प्रकाश कुकरेजा की भी हत्या कर दी। ये गैंगवार अब वर्चस्व को लेकर चल रही थी। मुंबई से हर साल होने वाली कई सौ करोड़ की हफ्ता वसूली, शराब, वेश्यावृत्ति, जुए खाने और सुपारी किलिंग के कारोबार पर कब्जे को लेकर दोनों गिरोह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। दाऊद खुद तो पाकिस्तान में पनाह ले चुका था और छोटा राजन बैंकॉक को अपना ठिकाना बना चुका था। इसी बीच छोटा शकील को छोटा राजन की लोकेशन मिल गई। 14 सितंबर 2000 को बैंकॉक में हमले की साजिश रची गई। छोटा शकील ने इस हमले को बहुत ही सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया। वो इस हमले के जरिए एक साथ कई शिकार करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस हमले में छोटा राजन बाल बाल बच गया। दरअसल बैंकॉक में रोहित वर्मा के घर पर जिस वक्त यह हमला किया गया, तब वहां छोटा राजन भी मौजूद था। उस हमले में रोहित वर्मा, उसकी पत्नी, बेटी और नौकरानी तो मारे गए, लेकिन छोटा राजन सिर्फ घायल हुआ और बच गया। थाई पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही इस घटना को अंजाम देने वाले शूटर्स को धर दबोचा। पकड़े गए शूटर्स में से 3 पाकिस्तानी थे। हमलावरों ने कबूल किया कि उन्होंने यह हमला दाऊद इब्राहिम के इशारे पर किया था। बहरहाल अंडरवर्ल्ड की यह सबसे भयानक गैंगवार है जो तभी खत्म हो सकती है जब कोई एक डॉन मौत की नींद सो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इनमें से एक डॉन छोटा राजन अब दिल्ली के CBI हेडक्वार्टर्स में। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आज की सबसे बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इस वक्त कड़े पहरे के बीच दिल्ली के CBI हेडक्वार्टर में है। सूत्र कहते हैं कि छोटा राजन से कोई पूछताछ नहीं होगी। खबर यह है कि CBI के आला अधिकारी अब से थोड़ी देर में राजन की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक बैठक करने वाले हैं। CBI की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट छोटा राजन से जुड़े केस की जांच करेगी। इसके अलावा एम्स के डॉक्टरों की एक टीम 11 बजे CBI हेडक्वार्टर में छोटा राजन की मेडिकल जांच के लिए पहुंचेगी। सुबह 11:30 बजे के करीब CBI के स्पेशल मजिस्ट्रेट एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। राजन को अगर वकील नहीं मिला तो सरकार उसे कानूनी मदद मुहैया कराएगी। और आपको यह भी बता दें कि छोटा राजन को सुबह 6 बजे CBI की टीम ने इंडोनेशिया से दिल्ली लेकर आई। एयरपोर्ट से छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा के बीच CBI के हेडक्वार्टर में ले जाया गया। छोटा राजन की सुरक्षा को देखते हुए एजेंसियों ने एक ही नंबर की 2 गाड़ियां अलग अलग काफिले में रखी ताकि ये पता नहीं चल सके कि राजन किस गाड़ी में है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि छोटा राजन की सुरक्षा के मद्देनजर उसका एक अहम शक्ल भी तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसा मीडिया और हमले के खतरों से बचने के लिए किया गया। बता दें कि छोटा राजन तकरीबन 22 साल बाद कानून की गिरफ्त में आया है। उस पर मुंबई में तकरीबन 75 मामले दर्ज हैं, जबकि दिल्ली में 7। दिल्ली और मुंबई पुलिस ने सारे मामले आगे की जांच के लिए CBI को सौंपे हैं। आपको बता दें कि छोटा राजन को इंडोनेशिया में बाली एयरपोर्ट से इंटरपोल ने गिरफ्तार किया था। छोटा राजन से कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। अब वो देखते हैं, पहले तो उनको देखना पड़ेगा पोजीशन क्या उन केसेस की, कितनी दम है, कितने लोग विटनेसेस हैं, कितने मारे जा चुके हैं। फिर इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस सुनने पड़ेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ इसको लाने का फ़ायदा यही है कि एसोसिएट था दाऊद का कितना बताता है, यानी कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे भी दे जिससे कि उसकी मदद हो सके पकड़ने में, तो इसको माफ़ भी किया जा सकता है। और सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस इस बात से नाराज है कि छोटा राजन मामले की जांच CBI को सौंपी गई है और उसे मुंबई पुलिस के हवाले नहीं किया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जितने भी बड़े केस छोटा राजन पर हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
इसमें पत्रकार जेडी की हत्या का मामला भी शामिल है। बता दें कि शीना बोरा हत्याकांड के बाद ये दूसरा बड़ा मामला है जिसे मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई के पास बहुत काम है और आपको याद होगा कुछ पिछले साल में सीबीआई ने एक एफिडेविट दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक इंक्वायरी के बारे में और सीरियसली कहा था कि हमारे पास में मैन पावर का शॉर्टेज है, मैन पावर का शॉर्टेज है और सीबीआई के पास सब एकदम ये इलाइट एजेंसी है और उनके पास में जितने भी केसेस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस है कि जो गवर्नमेंट स्पेशली ऑर्डर करती है और स्कैम्स वगैरह है, ये एकदम मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, तो ऐसे केसेस उनको दिए जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्शन देते हैं कि ये केस में सीबीआई ने इंक्वायरी करना चाहिए। ये पेटी मर्डर केसेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस ये सीबीआई का काम नहीं है। ये देखिए, जहां तक मेरा कहना है ये तो मैं तो कहता हूं कि मुंबई पुलिस उतनी ही सक्षम है जितनी सीबीआई है। ये सोचना कि सीबीआई बहुत ज़्यादा सक्षम है ये गलत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सीबीआई, रॉ, आईबी, पुलिस, सीआईडी हर किसी का जो रोल है ये अलग अलग है। ऐसे मामले में देश हित का विचार करते हुए सबसे अहम बात यह है कि हर किसी ने अपना काम ईमानदारी से और अच्छी तरह करना चाहिए। और आपको बता दें हमारे सहयोगी निशात शम्सी और रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जहां दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं तो वहीं पर निशात शम्सी हमें मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई की खबर आपको बताई जहां पे मुंबई पुलिस नाराज है कि छोटा राजन को उसे सौंपा नहीं गया। निशात, दो बड़ी बातें सामने आई। पहली बात तो ये, जब छोटा राजन ने कहा कि मुंबई पुलिस की हिरासत में रहते हुए उसकी जान को खतरा हो सकता है दाऊद के हवाले से। दूसरी बात यह कि सीबीआई ट्रांसनेशनल केसेस में एक्सपर्ट मानी जाती है, इसलिए ये केस सौंपा गया। इसके मद्देनजर क्या प्रतिक्रियाएं आप देखते हैं? बिल्कुल, जैसे देखिए मुंबई पुलिस का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसमें कई ऐसे हार्डकोर आतंकी कहें या फिर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हैं जिनको लेकर मुंबई पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है और कई ऐसे खुलासे सामने आए जिसके बाद पुलिस ने बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन किया है। लेकिन कल जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अचानक एसीएस होम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद ये पूरा मामला जो है राजन के खिलाफ जितने भी मामले हैं मुंबई में उन सभी मामलों को सीबीआई को सौंपा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से नाराजगी है मुंबई पुलिस की। उनका कहना है कि हमने इससे पहले कई सारे ऐसे मामले हैं जो हाई प्रोफाइल रहे, बेहद संवेदनशील रहे, जिसमें 26/11 और 93 धमाके जैसे मामले हैं जिसमें उन्होंने सीबीआई को असिस्ट किया है और बिना उसके सीबीआई किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाई है। और ऐसे में राजन जैसा मामला उनके हाथ से लेकर सीधे सीबीआई को देना कहीं ना कहीं पूरे पुलिस बल को डिमोरलाइज करने के लिए काफी है। हालांकि जो कोई भी बड़ा अधिकारी इस बारे में कैमरे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उनको इस बात से काफी ज्यादा धक्का लगा है कि इस तरह से अचानक सरकार ने फैसला ले लिया लेकिन किसी को भी किसी को इस बारे में जानकारी तक नहीं दी गई। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद कई ऐसे मामले हैं जिसको मुंबई पुलिस बेहतरीन तरीके से जानती है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात करें, छोटा राजन की बात करें तो उससे ज्यादा मुंबई पुलिस से ज्यादा इसके बारे में जानकारी शायद किसी और को नहीं होगी। मुंबई पुलिस में तकरीबन 12 क्राइम यूनिट है जो अलग अलग तरीके से अंडरवर्ल्ड पर काम करती रही है। हर बार हर तरह से वो पूरा रिसर्च या कहें डोजियर तैयार करती रही है और उसके बाद ऐसे अचानक से उनके हाथ से ये पूरा मामला लेकर सीबीआई को दे देना जाहिर तौर पर एक बड़ा धक्कादायक है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार को क्या अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि 3 महीने में ये दूसरा ऐसा मामला है जहां पर इस तरह से मुंबई पुलिस से ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल केस को लेकर सीबीआई को सौंपा गया है। बिल्कुल निशात, यहाँ से अब मुंबई से फोकस इसलिए दिल्ली शिफ्ट हो जाता है क्योंकि दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। रवि सीधे मौजूद हैं हेडक्वार्टर के बाहर ही, जानना चाहेंगे इस वक्त अब तक क्या अपडेट आपके पास है रवि? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 10 बजे के आसपास एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अब से थोड़ी देर पहले ही थोड़ी देर बाद ही आने वाला है। मेरी बात हुई है और इसके बाद मेडिकल जो एक टीम पहुंचने वाली है जिसमें उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। 11:30 बजे के आसपास स्पेशल मजिस्ट्रेट के आने का टाइम है और फिलहाल उसके बाद ही अगर जरूरत पड़ेगी तब जो है उसके साथ में पूछताछ की जाएगी। आज दिल्ली पुलिस की तरफ से जो 7 केसेस उसके खिलाफ छोटा राजन के खिलाफ थे वो सीबीआई को सौंपे गए, तो निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस की मदद के बाद की सहायता से ही जो सीबीआई इस पूरे मैटर को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल निशात और रवि, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर के मुतालिक। इस बीच अपने दर्शकों को ये बता दें कि छोटा राजन से जुड़े सारे मामले मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को सौंपे हैं, जैसा कि निशात और रवि हमें बता रहे थे। ऐसे में अब ये साफ है कि छोटा राजन से पूछताछ और आगे की कार्रवाई सिर्फ एक ही एजेंसी करेगी, यानी कि सीबीआई।
लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर छोटा राजन क्या तुक्के से पकड़ा गया है या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे गिरफ्तार दिखाया गया है, और इस गिरफ्तारी के बाद दाऊद तक पहुंचने में कैसे मदद मिल सकती है, आइए जानते हैं। धरती माँ पे जा रहा हूँ, धरती माँ के पास जा रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मैं जा रहा हूँ। छोटा राजन वाकई खुश है या वो जानबूझकर खुद को खुश दिखाना चाहता है? इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होने के 11 दिन बाद भारत लाए जाते वक्त छोटा राजन ने कहा कि वो अपने वतन जा रहा है। ये वही राजन है जिसने गिरफ्तारी के ठीक बाद पुलिस वाले को खरीदने की कोशिश की और जिम्बाब्वे जाने देने की इजाजत मांगी। ये वही राजन है जो लगातार भारत में अपनी जान पर खतरा बताता रहा, लेकिन जब भारी भरकम सुरक्षा के बीच उसे डेम्पासार पुलिस स्टेशन से एयरपोर्ट लाया जा रहा था, तब वो बेहद खुश था। मैं धरती माँ पे जा रहा हूँ, धरती माँ के पास जा रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मैं जा रहा हूँ। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर 27 अक्टूबर की है, जब राजन को बाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस वक्त छोटा राजन की सुरक्षा बेहद कम थी। शायद तब तक बाली पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने किस शख्स को गिरफ्तार किया है। लेकिन जैसे ही भारतीय एजेंसियों ने छोटा राजन की वापसी के लिए संपर्क किया और उसका परिचय दिया, बाली पुलिस के अफसर अलर्ट हो गए। यही वजह है कि डेम्पासार पुलिस स्टेशन से बाली एयरपोर्ट ले जाते वक्त छोटा राजन को कमांडो दस्ते की कड़ी निगरानी में रखा गया। सवाल ये कि क्या छोटा राजन भारत आकर सुरक्षा एजेंसियों के सामने कोई बड़ा खुलासा करेगा? क्या छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लड़ाई में कारगर हथियार बन पाएगा? ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि छोटा राजन के शिकंजे में आने के साथ ही उसके जाने दुश्मन दाऊद की नींद हराम हो चुकी है। पाकिस्तान में दाऊद के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी फौज के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटा राजन के पास दाऊद के कुछ ऐसे राज हैं जो उसे मुश्किल में डाल सकते हैं? छोटा राजन ने बाली में कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में है और आईएसआई ने उसे बचा कर रखा है। कौन छुपा रहा राजन, कौन छुपा रहा उसको? आईएसआई छुपा रहे। खतरा छोटा राजन पर भी कम नहीं। दाऊद और उसके गुर्गे राजन के खून के प्यासे हैं। दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील ने छोटा राजन को मारने की कसम खाई है। छोटा शकील ने साफ कहा कि जब तक छोटा राजन जिंदा है वो चैन से नहीं बैठेगा और राजन कहीं भी हो उसको ढूंढकर मार डालेगा। शकील बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? जी भाई। अरे ये नाना किधर छुपा हुआ है आजकल? भाई मेरे को मालूम नहीं भाई। वो हमको गलत बता के खुद को बड़ा देशभक्त बताता है। लास्ट टाइम भी वो थोड़े से के लिए बच गया, लेकिन इस बार वो पक्का नहीं बचेगा। तो सिर्फ इतना बता दे कि वो कहाँ छुपा हुआ है। तो सिर्फ एक बार मदद कर। तुझे क्या चाहिए तू बोल। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे नहीं मालूम कि नाना किधर है। देख, तेरा फायदा इस साइड आने में ही है। नाना तो ऐसे ही यहाँ से वहाँ भागता रहेगा। तू हमको मदद करेगा तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। यहाँ तक कि राजन को खुद भारत में डर सता रहा है। उसे मालूम है कि मुंबई में उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। साथ ही साथ उसने मुंबई पुलिस से भी खुद को खतरा बताया है। मुंबई पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां छोटा राजन की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर रही। सूत्रों के मुताबिक अगर राजन को मुंबई ले जाना पड़ा तो उसे ऑर्थर रोड जेल की उसी अंडा सेल में रखा जा सकता है जिसमें 26/11 हमले के जिंदा आतंकी आमिर अजमल कसाब को रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और आइए सीधे रुक करते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का। Should be making, all kind of comments and disclosing about the procedures and the move forward steps. Fears about going to Bombay because he said some cops had links with Dawood Ibrahim, but they also. Now that's what I said, that I don't want to comment on all this matter because these are the systematic issues, and here. If ministers started, disclosing about the steps to be taken next, I don't think it's a wise thing. So where will he be kept? Where will he be kept? नहीं देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि
हम लोगों को जो केस हाथ में है, जो इंसान को यहाँ पहुँचा के लेके रख चुका है, उसके बारे में और क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से चर्चा करना ये केस के लिए अच्छा नहीं है। और सारा केसेस जो है सीबीआई के हाथ में ट्रांसफ़र हो गया, तो उसमें हम लोग बयानबाजी उसको खुलासा करेंगे, क्या क्या करने जा रहा है ये सब को बताएंगे, तो वो केस में हैम्पर होगा, इसलिए उसको स्मूथली आगे चलने देना चाहिए। वो अलग विषय है। So where will he be kept? Can you share some details? Because the under was being prepared in Arthur Road Jail. We were told No, that earlier that- by Fadnavis. The agencies will decide. We don't take a call on that. Thank you, sir.